गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 13 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। हर रोज हम ये करंट अफेयर्स करते हैं, रोज सुबह 5 बजे। मेरी कोशिश ये है कि आपको बहुत कम समय में एकदम रेलेवेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिए जाए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो रोज रात 8 बजे मैं करंट अफेयर्स की पेड क्लास लेता हूं और वो करंट अफेयर्स की पेड क्लास आपको डीसी ऐप पर उपलब्ध हो सकती है। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइन में सबसे पहले 12 अगस्त को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और वर्ल्ड एलिफेंट डे। हम लोग पहले बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 2000 से मनाया जा रहा है और इसके पीछे मोटिव ये है कि जो भी विश्व के युवा हैं उनको एक स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड कराई जाए और वो आगे आए। फिलहाल हमारे यहां भारत में नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है और बिल्कुल आपने एकदम सही गेस किया है कि जो हमारा नेशनल यूथ डे है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी 1985 से 1985 से हम लोग नेशनल यूथ डे मना रहे हैं। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार 2024 की जो हमारा नेशनल यूथ डे था उसकी थीम क्या रही? उसकी हमारी थीम रही विकसित भारत @2047 फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। तो इसे हिंदी में अगर हम कहें तो युवा के लिए और युवा के द्वारा, ये हमारी थीम रहने वाली है आपकी 2024 की नेशनल यूथ डे की। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंट डे के बारे में बात करते हैं। तो एलिफेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में और आपका एलिफेंट दो ही जगह पाए जाते हैं, एक तो अफ्रीका में और एक आपका एशिया में। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो आज की डेट में लगभग 4 लाख के आसपास है, लेकिन जो एशियाटिक एलिफेंट है वो विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे 40,000 के करीब आ गया है। भारत में एलिफेंट की जो स्थिति है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में और वो इसलिए शुरू किया गया था ताकि एलिफेंट को बचाया जा सके। फिलहाल जो एलिफेंट डे है वो हर साल हम लोग मनाते हैं, 2012 से हम लोग मना रहे हैं। हर साल 12 अगस्त 2012 से हम लोग एलिफेंट डे मना रहे हैं। और वर्ल्ड एलिफेंट डे में अगर हम बातचीत करते हैं तो एलिफेंट की आबादी को बढ़ाने के बारे में इसमें बातचीत की गई है। भारत में एलिफेंट की आबादी को देखने वाली जो संस्था है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये 1998 में गठित की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नोएडा में है। वर्तमान समय में विवेक मेनन इसको संभाल रहे हैं, विवेक मेनन ने इसका गठन किया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में बना था। भारत में वर्तमान समय में 33 एलिफेंट रिजर्व है, जिसमें से सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व आपका सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में 33rd एलिफेंट रिजर्व बना है, तेराई एलिफेंट रिजर्व, जिसको दुधवा पीलीभीत में काट करके बनाया गया है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तेराई एलिफेंट रिजर्व इज द न्यूएस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। भारत में एलिफेंट की आबादी 2017 के बाद से कोई काउंटिंग नहीं हुई है, कोई सेंसस नहीं हुआ है। तो 27,312 एलिफेंट भारत में हैं, जबकि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो एलिफेंट हैं दोस्तों वो आपके कर्नाटक में है, जहां 6,049 का आकलन लगाया जाता है। आसाम में ये 5,719 है और तीसरे नंबर पर आपका केरला आता है जहां पर एलिफेंट की संख्या है। अगर हम बात करें जहां पर पहली बार जंबो को रिप्रेजेंट किया गया है तो वह है मणिपुर में 9। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका बन सकता है कि गजय कोथा अभियान ये किस राज्य द्वारा चलाया गया था, किस स्टेट द्वारा चलाया गया था? दोस्तों ये आपका चलाया गया था आसाम द्वारा, ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे ट्रेन की चपेट में एलिफेंट वगैरह आ जाते हैं तो उनको वहां पर बचाया जाए। उड़ीसा में भी इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, साइरन प्रोजेक्ट। साइरन प्रोजेक्ट जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। तो 33 एलिफेंट रिजर्व है, जरूर याद रखिएगा। और एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ देश में लगभग आंकड़न है कि 30,000 से ज्यादा एलिफेंट है। 2024 के पेरिस ओलंपिक जो है वो समाप्त हो गए हैं और आप सभी को पता है कि ये हमारा 33वां ओलंपिक था। 33rd ओलंपिक जो है पेरिस में आयोजित किए गए। पेरिस में ओलंपिक जो आयोजित किए गए उसका कुछ स्टैट्स मैं आपको बता रहा हूं। ये 33वां ओलंपिक था जिसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। इसका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और इसका जो थीम था वो था एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में आपके 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन करवाया जाएगा। और 1896 में हमारे पहले ओलंपिक जो हुए थे वो कहां पर हुए थे? वो एथेंस में आयोजित किए गए थे। फिलहाल लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक आयोजित करवाए जाएंगे ये तीसरे ओलंपिक होंगे। 1932 में किया गया है, एक बार 1984 में किया गया है और अब 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक आयोजित करवाए जाएंगे। जबकि पेरिस में भी ये तीसरे ओलंपिक थे। ये 1900 में एक बार पेरिस में हुए, 1924 में हुए और 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए। पदक तालिका की बात करते हैं तो मनु भाकर ने यहां पर कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने यहां पे कांस्य पदक जीता।
स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहां पर कांस्य पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने यहां पर रजत पदक जीता और अमन सहरावत ने यहां पर कांस्य पदक जीता। तो इस तरीके से 6 पदक भारत के हिस्से में आए हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है। तो भारत का जो पोजीशन रहा है वो इस बार 71 रहा है, 71 पोजीशन पे भारत रहा है, जबकि पहले नंबर पर एक बार फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने 126 पदक यहां पर हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसने 91 पदक हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर जापान है जिसने 45 पदक हासिल किए हैं। भारत के पदकों की संख्या आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा अगर हम टोटल बात करें तो लियोन मार्चेंट जो कि फ्रेंच स्विमर हैं, उन्होंने यहां पर सबसे अधिक पदक जीते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। उन्होंने यहां पर 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। तो उनके पदकों की संख्या हो गई 4 + 1 5। महिलाओं में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो जीते हैं मॉली ओ कालागन। मॉली ओ कालागन ऑस्ट्रेलियन स्विमर है, इन्होंने यहाँ पे 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इस तरीके से इनके भी पदकों की संख्या 5 है, लेकिन यहां पर सबसे अधिक पदक जीते हैं वो आपके गोल्ड मेडल जीते हैं। और गोल्ड मेडल 4 जीतने की वजह से लियोन मार्चेंट जो कि मेजबान देश के ही थे, इन्होंने और थॉमस बाक ने मिलकर के आपका क्या है, थॉमस बाक कौन है, आपके इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के हेड है, प्रेसिडेंट है। जबकि भारतीय ओलंपिक परिसंघ की जो हेड है वो पीटी ऊषा है, पहली महिला अध्यक्ष है, वो बनी हुई है। थॉमस बाक ने लियोन मार्चेंट के साथ उस ओलंपिक मसाल को बुझाया और झंडा जो है, जो ओलंपिक का झंडा होता है 5 सर्किल वाला, वो आपका लॉस एंजल्स को सौंप दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। आजकल वो हैं 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक वो 3 देशों के दौरे पे थी, जहां पर वो फिजी गई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड गई और अभी वो तिमोर लेस्ते में गई। तिमोर लेस्ते में जहां पे 10 अगस्त को उनको उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तिमोर लेस्ते के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जोस रामोस होर्ता। उनका नाम क्या है, जोस रामोस होर्ता। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये है कहाँ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते से एक डेवलपमेंट और है, तिमोर लेस्ते जो है वो आसियान का 10th मेंबर बन गया है, ये भी याद रखिएगा। तिमोर लेस्ते अगर आप देखना चाहें तो वो आपको आपके मैप में नजर आ रहा है। यहां पर तिमोर लेस्ते, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाइए, इंडोनेशिया नीचे आइए। इंडोनेशिया से इसको आजादी प्राप्त हुई थी। आबादी बहुत कम है, 13.4 लाख की आबादी वाला देश है। राजधानी इसकी दिल्ली है, लैंग्वेज टेतुन है और मुद्रा यहां पर यूएस डॉलर ही चलती है, क्योंकि ये यूएस के काफी करीब है, इस साइड से यूएस के काफी करीब है। नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ये परियोजना आपके महाराष्ट्र में ओपन की जा रही है। नलगंगा जो है ये तापी नदी की सहायक नदी है। ये आप कह लीजिए कि ये पूर्णा तापी इसको कहा जाता है, क्योंकि नलगंगा पूर्णा में मिलती है तो पूर्णा बनती है, पूर्णा के बाद तापी बनती है। वहीं वेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसे प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गोदावरी नदी को आपको किसके नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को आपके दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तापी और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, बाकी सभी नदियां जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं। तो गोदावरी जो है ये आपका निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, वहीं जो आपकी तापी नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। फिलहाल क्या चर्चा चल रही है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नदी जोड़ो परियोजना जो आई थी ये मोदी जी लेके आए थे। वैसे ये जो विजन है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था कि नदियों को जोड़ दिया जाए ताकि जो पानी है इधर उधर बहता रहता है। फिलहाल सबसे पहले इसके बारे में बात की थी 1919 में आर्थर कॉटन ने इसके बारे में बात की थी कि हम लोग क्या करते हैं, नदियों को जोड़ लेते हैं, जहां पे ज्यादा पानी है वहां पे बाढ़ आ जा रही है, वहां से पानी उन जगह ट्रांसफर करते हैं जहां पे पानी की कमी है। तो नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कब हुई इसको आपको याद रखना होगा। इसकी शुरुआत हुई है 23 सितंबर 2014 में और ये इसमें 37 नदियों को जोड़ने की परियोजना है। कितनी नदियां जोड़ी जाएंगी, 37 नदी जोड़ी जाएंगी इसमें। और इसके पीछे जो संस्था काम कर रही है वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के वर्तमान समय में जो हेड हैं वो हैं भोपाल सिंह, और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन 1982 में इंदिरा गांधी ने करवाया था। तो फिलहाल ये इसकी नोडल एजेंसी है जो नदी जोड़ रही है। 2 नदियां जो जोड़ी जाने वाली हैं उनके लिए काफी लंबा कैनाल बनाया जाएगा, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं 427 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाया जाएगा जो आपका गढ़चिरौली से शुरू होगा महाराष्ट्र के, और ये कैनाल यहां से होता हुआ ये आपका जाएगा बुल्ढाना महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर नलगंगा डैम बनाया जाएगा और यहां पर वेनगंगा रिवर को नलगंगा डैम से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है लगभग 87,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा। गढ़चिरौली जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है वहां पर उसको थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल और अकोला, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, इनको भी फायदा होने की गुंजाइश है। तो ये आपके महाराष्ट्र में ओपन की जा रही है।
आगे आते हैं, टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया है। टीवी सोमनाथन अभी तक रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्तमान समय में जो आपके प्रमुख सेक्रेटरी हैं, सचिव पद पर काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं राजेश वर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर पीके मिश्रा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी, जबकि सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है उत्पल कुमार सिंह। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा जो अब हट जाएंगे, उनकी जगह टीवी सोमनाथन आ जाएंगे। सेक्रेटरी कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्री, सहकारिता सचिव हैं आशीष कुमार भूटानी। डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरधर अरमाने। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, जबकि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा और होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5 साल का ही इन लोगों का कार्यकाल होता है, वो अभी हाल फिलहाल खत्म होने वाला है। एक और डेवलपमेंट में चलते हैं, शाहरुख खान को अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनकी फिल्मों में उनके योगदान के लिए दिया गया है और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। रोशनी नादा मल्होत्रा को भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता बताया गया है और ये अभी हाल ही में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों में शीर्ष 10 महिला नेताओं की बात की है, यानी जो अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं और देश में सर्वोच्च तरीके से संभाल रहे हैं, उसमें रोशनी नादर जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी की हैं वो टॉप पर हैं। वहीं निस्बा गोदरेज जो हैं वो गोदरेज की हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। मंजू गुप्ता लिपिन की तीसरे नंबर पर हैं। वहीं अंबानी एंड फैमिली को पारिवारिक सूची में सबसे ऊपर रखा गया है और ये कहा गया है कि वो हमारे देश की जीडीपी का 10% हिस्सा जो है वो संभाल रहे हैं। सैयद रफत अहमद ने बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। बांग्लादेश में अभी क्या है, वहां पर आपको पता है कि वहां पे अनरेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है आरक्षण को लेकर के, और इसी वजह से जितने भी जो शेख हसीना के चाहते थे या उनके सपोर्टर थे उन सभी को वहां पर हटाया जा रहा है और इसी क्रम में वहां के चीफ जस्टिस अब्दुल हमून को हटा दिया गया। उनकी जगह सैयद रफात अहमद को बांग्लादेश का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट आया था 26 जनवरी 1950 को, डेट याद रखिएगा। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच.जे. कानिया, हरिलाल जयकिशन दास कानिया, जबकि पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट जज वो फातिमा बीबी थी जिनका अभी हाल ही में पिछले साल देहांत हो गया था, निधन हो गया था। वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जबकि सबसे अधिक समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहने वाले व्यक्ति थे वाई.वी. चंद्रचूड़। दिव्यांगजन अभियान दल ने अभी हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है और यह है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें इस मिशन K2 के कंचनजंगा और किलीमंजारो को फतेह किया है। यह विकसित भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है और ये दिव्यांगजन की जो टीम है ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये समिट कर रही है। हाल फिलहाल उन्होंने K2 को भी फतेह किया, फिर कंचनजंगा को फतेह किया। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको अभी हाल ही में वहां पे फतेह किया और उन्होंने 7,800 फीट की ऊंचाई पर आपका तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश सरकार ने ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ओलंपिक में मध्य प्रदेश से आने वाले विवेक सागर जो कि हॉकी इंडिया टीम के खिलाड़ी थे, उनको बधाई भी दी और उन्हें हॉकी इंडिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कारण वहां पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में मोहन यादव हैं, जबकि गवर्नर जो है वो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। तो ओलंपिक में लगातार भारतीय टीम ने 2 कांस्य पदक जीतकर बहुत ही बढ़िया उपलब्धि हासिल की है। भारत ने 2-1 से स्पेन को हराया था। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। मैंने आपसे फिर वादा किया है कि अगर आप 1000 लाइव इस करंट अफेयर्स पर करवा दें, आप कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, जरूर होगा। आप पूरा वीडियो देखा करें, दिन में 3-3, 4-4 बार वीडियो देखिए और आप अगर नई वीडियो देख रहे हैं तो उसको चला कर छोड़ दीजिए, इससे रिकमेंडेशन आएगा। फिलहाल आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कंटेंट इस व्यूज के लायक नहीं है। अगर आपको वाकई लगता है कि ये मेहनत और ये कंटेंट इस व्यूज के लायक नहीं है जो इस पर आ रहे हैं, तो किसी गरीब की मदद करने से आपकी भी मदद होगी, कोई ना कोई आपकी भी मदद करेगा। मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए और मुझे आपके हेल्प एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और बने रहिए मेरे साथ। रोज आएगा करंट अफेयर्स।